सुभाष घई एंड यश चोपड़ा। सुभाष घई और यश चोपड़ा दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। दोनों ही हिंदी सिनेमा के लेजेंड हैं। दोनों ही बॉलीवुड के लेजेंड हैं। दोनों के पास मल्टीपल ऐसी फिल्म्स हैं, मल्टीपल ऐसे गाने हैं जो आइकॉनिक हैं, एक नॉर्मल इंडियन की डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। राइट, सुभाष घई की मल्टीपल फिल्म के मल्टीपल गाने हो, सीक्वेंसेस हो, डायलॉग्स हो, चाहे यश चोपड़ा की मल्टीपल फिल्म्स के मल्टीपल गाने, सीक्वेंसेस, डायलॉग्स या हाईलाइट मोमेंट्स हो, वो बहुत से लोगों की लाइफ का, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन मैं इस चीज पे बात करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि यश चोपड़ा की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स आज भी रेलेवेंट है और आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर वन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनी हुई है। लेकिन सुभाष घई जो कि खुद उतने ही बड़े डायरेक्टर थे जितने कि यश चोपड़ा थे, उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स आज एक इतनी बड़ी फोर्स नहीं है। इसकी क्या वजह है? राइट, लुक, मिड 1970s में सुभाष घई का डेब्यू हुआ था एज अ डायरेक्टर। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सुभाष घई ने एक टैलेंट शो जीता था। वही टैलेंट शो जिसकी वजह से राजेश खन्ना को हिंदी फिल्म्स में काम करने का मौका मिला था। फिल्म फेयर ने ऑर्गेनाइज किया था, हम सबको पता है, जो टैलेंट शो राजेश खन्ना ने जीता था। लेकिन उसी फिल्म फेयर के टैलेंट शो में सुभाष घई भी सिलेक्ट हुए थे। राजेश खन्ना नंबर वन थे, सेकंड नंबर पे थे धीरज कुमार, थर्ड नंबर पे थे सुभाष घई। और तीनों को ही हिंदी फिल्म्स में एज अ लीड हीरो काम करने का मौका बाद में मिला। राजेश खन्ना क्योंकि जीते थे उस कॉन्टेस्ट को, तो उनको मौका तुरंत मिल गया। सुभाष घई को एक साल के बाद में मिला। उन्होंने एज अ लीड हीरो काम करने की कोशिश की। आराधना फिल्म में भी है सुभाष घई, लेकिन सुभाष घई की एज अ लीड हीरो बात उस वे में बॉलीवुड में नहीं बनी। कोई भी उनको लेकर के मल्टीपल बड़ी फिल्में बनाना नहीं चाहता था। सुभाष घई को हीरो के तौर पर स्टैब्लिश नहीं करना चाहता था। सुभाष घई ने अपने आप को एक नई दिशा दी। उन्होंने फिल्म डायरेक्शन के अंदर कदम रखा और उन्होंने फिल्म्स बनाना शुरू की, फिल्म को डायरेक्ट करना शुरू किया। 1980s में सुभाष घई इंडिया के इजीली नंबर वन डायरेक्टर थे। इजीली नंबर वन डायरेक्टर थे। यश चोपड़ा जो 1970s में एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वो भी सुभाष घई काइंड ऑफ सिनेमा से, सुभाष घई काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस सक्सेस से compete नहीं कर पा रहे थे। यश चोपड़ा compete नहीं कर पा रहे थे। 1980s में जितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में सुभाष घई की आई हैं, शायद ही हिंदी सिनेमा के इतिहास में कोई ऐसा दशक आया है जहां पे किसी एक डायरेक्टर की इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्में आई हो। फिल्में सिर्फ सुभाष घई के नाम पे चलती थी। सुभाष घई का नाम होने का मतलब ही है उस फिल्म का आइकॉनिक होना। सुभाष घई ने सौदागर फिल्म में राजकुमार और दिलीप कुमार का पोस्टर लगाया था। राजकुमार साहब ग्रे हेयर के साथ दिलीप कुमार को देख रहे हैं, दिलीप कुमार साहब राजकुमार को देख रहे हैं विद ग्रे हेयर। आइकॉनिक पोस्टर, नो डाउट। और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई थी। उस वक्त लोगों ने बोला था कि सुभाष घई पागलपन कर रहे हैं, फिल्म बैठ जाएगी, पोस्टर में हीरो हीरोइन नहीं है। फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी सौदागर, राइट, और वो सुभाष घई का सिक्का था। यश चोपड़ा ऑन द अदर हैंड 1980s में थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी कोई भी फिल्म 1980s में नहीं चली थी। सिलसिला फिल्म आई थी, नहीं चली थी। मशाल फिल्म आई थी विद अनिल कपूर, नहीं चली थी। फासले फिल्म आई थी विद सुनील दत्त, नहीं चली थी। विजय फिल्म आई थी विद अनिल कपूर, नहीं चली थी। द 90s में जाकर के चांदनी काइंड ऑफ फिल्म या डर काइंड ऑफ फिल्म उनकी चली थी। लेकिन क्या वजह है कि 1980s को कंप्लीटली डोमिनेट करने के बाद सुभाष घई अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को आज उस लेवल पे नहीं देखते हैं जिस वे में लोग ये जानते हैं कि यश चोपड़ा की प्रोडक्शन कंपनी उस लेवल पे है, उस लेवल पे सुभाष घई की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी क्यों नहीं है? इसका क्या रीजन है? लुक, फिल्म बिजनेस जो है, राइट, वो क्रिएटिव बिजनेस है, हम सबको पता है। और ये जो क्रिएटिव बिजनेस है, फिल्मी दुनिया जो है, वो एक इनटैंजिबल दुनिया है। राइट, यहाँ पे चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता, यहाँ पे चीजों को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। चांसेस इस चीज के हैं कि मोर ऑफ्टन देन नॉट आपकी फिल्म नहीं चलेगी। और चांसेस इस चीज के भी हैं कि अगर आपकी फिल्म चली है तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट आपने मार्केट में नहीं दिया है जो कि लोगों को एक सर्टेन वे में सरप्राइज करता है। राइट, बिकॉज सक्सेस के साथ फिल्म लाइन में ये चीज बहुत डिफिकल्ट होती है कि आप अपनी सब्सिक्वेंट फिल्म्स में लोगों को सरप्राइज करते जाओ। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और ये चीज एकदम गिवन है कि अगर एक इंसान जिसके अंदर ये काबिलियत थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी फिल्म्स के साथ ऑडियंस को सरप्राइज कर पा रहा था, सुभाष घई जैसे, या यश चोपड़ा जो अपनी फिल्म्स के साथ ऑडियंसेस को सरप्राइज कर पा रहे थे टू अ सर्टेन लेवल, वो लोग अगर खुद की क्रिएटिविटी लूज कर जाते हैं, जो कि एक सर्टेन एज के बाद होना तय है, गारंटी है इस चीज की कि क्रिएटिव वर्ल्ड में एक सर्टेन एज के बाद आप अपनी क्रिएटिविटी लूज कर जाओगे, इट्स अ गिवन। तो उसके बाद सब कुछ इस चीज पे आ जाता है कि आपके जो वंशज हैं, आपके जो बच्चे हैं, क्या वो आपकी लेगेसी को, आपके एम्पायर को उस लेवल पे लेके जा पाते हैं या नहीं लेके जा पाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ मुक्ता आर्ट्स के बीच में और यशराज फिल्म्स के बीच में। राइट, जैसा कि मैंने कहा, 1980s में जितने पैसे सुभाष घई ने कमाए थे एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, उतने पैसे शायद ही किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने किसी डेकेड में कमाए हों, बिकॉज सुभाष घई रूल्ड द 1980s। राइट, ऑफ कोर्स 1970s में, 1960s में यश चोपड़ा बहुत बड़े नाम थे, तो 1980s में भी उनकी फिल्में नहीं चली, फिर भी उनके पास वो पैसे थे जहां पे वो आगे अपनी सब्सिक्वेंट फिल्म्स बना सकते थे। बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि डीडीएलजे के पहले यशराज फिल्म्स उतना बड़ा नाम नहीं थी। राइट, डीडीएलजे फिल्म आदित्य चोपड़ा ने बनाई थी। डीडीएलजे फिल्म को लिखा आदित्य चोपड़ा ने था, आदित्य चोपड़ा ने कंसीव किया, आदित्य चोपड़ा ने उस समय ट्रांसलेट किया उसको ऑन स्क्रीन।
डीडीएलजे बिकेम अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर, डीडीएलजे बिकेम अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर, और वहां से यश राज फिल्म्स वालों के पास इफरात पैसा आया, एंड उसके बाद वो लोग मल्टीपल फिल्म्स बना सकते थे। और उन मल्टीपल फिल्म्स में इस चीज का जरूरी नहीं था कि यश चोपड़ा ही उन फिल्म्स को डायरेक्ट करें या आदित्य चोपड़ा ही उस फिल्म को डायरेक्ट करें, बिकॉज उसके पहले आईना जैसी फिल्म, राइट, जैकी श्रॉफ की जो फिल्म थी आईना, वो भी वायरफ ने प्रोड्यूस की थी, अमृता सिंह जिसमें थी, लेकिन उस फिल्म को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट नहीं किया था, इसलिए उस फिल्म को वो गर्माहट नहीं मिली थी, एंड इट नेवर मैटर्ड कि आईना फिल्म अच्छी फिल्म है या बुरी फिल्म है। डीडीएलजे के आ जाने के बाद इतने पैसे वायरफ में आ चुके थे, यश राज फिल्म्स में आ चुके थे कि वो रिस्क ले सकते थे। नाउ रिस्क ले कौन, राइट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क ले कौन। रिस्क आदित्य चोपड़ा ने लिया। यशराज फिल्म्स का जो ये एम्पायर है, वायरफ के जो एम्पायर है, ये यश चोपड़ा ने सेटअप नहीं किया है, ये यश चोपड़ा ने इस डील को सील नहीं किया है। वायरफ एम्पायर की डील को जिसने सील किया है वो है आदित्य चोपड़ा, राइट। आदित्य चोपड़ा ने डीडीएलजे फिल्म बनाई। डीडीएलजे वाज अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म। डीडीएलजे एक बहुत ही मैजिकल फिल्म थी। डीडीएलजे 90s की सेकंड सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई। उससे पैसे आए यशराज फिल्म्स में, एंड आदित्य चोपड़ा के पास वो सेंसिबिलिटीज थी और वो क्रिएटिव एक्यूमेन भी था जिसके बेसिस पे वो मल्टीपल फिल्म्स बनाते चले गए, राइट। आदित्य चोपड़ा ने डीडीएलजे बनाई, आदित्य चोपड़ा ने मोहब्बतें बनाई, एंड देन आदित्य चोपड़ा ने जब वो खुद वायरफ को टेक ओवर कर चुके थे अपने फादर से, उन्होंने हम तुम जैसी फिल्म को ग्रीनलाइट किया, उन्होंने सलाम नमस्ते जैसी फिल्म को ग्रीनलाइट किया, उन्होंने धूम जैसी फिल्म को ग्रीनलाइट किया, उन्होंने टशन जैसी फिल्म को ग्रीनलाइट किया, राइट। ये चारों फिल्में, अगर आप हम तुम को ले लो या अगर आप धूम को ले लो, अगर आप टशन को ले लो, तीनों फिल्में टारगेटेड है टुवर्ड्स अर्बन यूथ, अर्बन ऑडियंस के लिए, लेकिन तीनों अलग फिल्में, तीनों अलग फिल्में। हम तुम एक बहुत ही अलग फिल्म है अर्बन यूथ के लिए, धूम एक बहुत ही अलग फिल्म है अर्बन यूथ के लिए, एंड टशन एक बहुत ही अलग फिल्म है अर्बन यूथ के लिए। नाउ ऑफ कोर्स टशन नहीं चली थी, फिल्म लाइन है, टशन फिल्म नहीं चली थी, लेकिन धूम फिल्म और हम तुम फिल्म चली थी, और उसका रीजन ही है आदित्य चोपड़ा, उसका रीजन ही है आदित्य चोपड़ा। हम तुम जैसी फिल्म या धूम जैसी फिल्म यश चोपड़ा कभी भी ग्रीनलाइट नहीं करते। धूम जैसी फिल्म तो इट्स 100% वो कभी ग्रीनलाइट नहीं करते। धूम जैसी फिल्म वो कभी ग्रीनलाइट नहीं करते। धूम 2 जैसी फिल्म यश चोपड़ा कभी ग्रीनलाइट नहीं करते। टशन जैसी फिल्म यश चोपड़ा कभी ग्रीनलाइट नहीं करते। आदित्य चोपड़ा के पहले वायरफ में जितनी भी फिल्म्स बनी वो सारी की सारी फिल्में रोमांटिक फिल्म्स थी। यहाँ वहां थोड़ा एंगल रहा होगा साइकोलॉजिकल, या थोड़ा बहुत 10% 15% एंगल रहा होगा एक्शन टू अ सर्टेन लेवल। मशाल और विजय जैसी फिल्म यश चोपड़ा ने खुद बनाई थी एक्शन फिल्म्स, लेकिन उसके अलावा ऑलमोस्ट 90% ऑफ फिल्म्स जो यश चोपड़ा ने ग्रीनलिट की है, यश चोपड़ा ने बनाई वायरफ में, सारी की सारी रोमांटिक फिल्म्स थी, सारी की सारी रोमांटिक फिल्म्स थी। आदित्य चोपड़ा के आने के बाद ही यशराज फिल्म्स में बंटी और बबली जैसी फिल्म बनी। बंटी और बबली जैसी फिल्म एक हाइस्ट फिल्म है, वो फिल्म कंप्लीटली रोमकॉम फिल्म नहीं, ऑफ कोर्स हिंदी फिल्म है तो उसमें रोमांटिक एंगल होगा हीरो हीरोइन का, नो डाउट, चाहे कोई भी फिल्म हो, लगान जैसी फिल्म ही क्यों ना हो, उसमें रोमांटिक एंगल होना तय है, दैट्स द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स। बट आई एम सेइंग कि बंटी और बबली जैसी फिल्म आदित्य चोपड़ा ने ग्रीनलाइट की थी, दैट पेड डिविडेंड्स। आप देखो साथिया जैसी फिल्म आदित्य चोपड़ा ने ग्रीनलाइट की थी, दैट पेड डिविडेंड्स। आप देखो चक दे इंडिया जैसे फिल्म आदित्य चोपड़ा ने ग्रीनलाइट की थी, दैट पेड डिविडेंड्स। टशन आदित्य चोपड़ा ने ग्रीनलाइट की थी, दैट डिड नॉट पे डिविडेंड्स। हम तुम आदित्य चोपड़ा ने ग्रीनलाइट की थी, दैट डिड नॉट पे डिविडेंड्स। दिल बोले हड़प्पा जैसी फिल्म आदित्य चोपड़ा ने ग्रीनलाइट की थी, दैट डिड नॉट पे डिविडेंड्स। बैंड बाजा बारात जैसी फिल्म आदित्य चोपड़ा ने ग्रीनलाइट की थी, दैट डिड नॉट पे, दैट डिड प्ले डिविडेंड्स, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा, जो कि खुद एक क्रिएटिव जीनियस हैं, उन्होंने अपने फादर का एम्पायर को टेक ओवर किया, उनके अंदर वो क्रिएटिविटी थी जहां पे वो खुद मैजिकल फिल्म्स बना पाए, डीडीएलजे जैसे या मोहब्बतें जैसे, एंड एट द सेम टाइम वो ऐसे डायरेक्टर्स को, ऐसी कहानियों को ग्रीनलाइट कर पाए जो कहानियां जा करके बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, और वहां से लगातार वायरफ लोगों के साथ जुड़ा रहा, वायरफ का एक बॉन्ड बना रहा ऑडियंसेस के साथ। और ये चीज मुक्ता आर्ट्स में सुभाष घई के बच्चे नहीं कर पाए। सुभाष घई के बच्चे मुक्ता आर्ट्स में नहीं कर पाए। सुभाष घई की 2 बेटियां हैं, आई थिंक एक का नाम है मेघना, दूसरी का नाम है मुस्कान, और दोनों ही सुभाष घई की मुक्ता आर्ट्स में मल्टीपल फिल्म्स नहीं बना पाई। वहां पे फिल्म्स बहुत सी ग्रीनलिट हुई, बहुत सी फिल्म्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश की सुभाष घई ने। कोई भी फिल्म जिसको सुभाष घई डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, 2000 आते आते तो सुभाष घई ऐसा डायरेक्टर भी अपने क्रिएटिव फ्लूइड्स लूज कर चुके थे। लेकिन जो फिल्म्स प्रोड्यूस भी हुई, पेइंग गेस्ट नाम की एक फिल्म आई थी, मुझे याद है, बहुत ही डिफिकल्ट फिल्म टू वॉच, बहुत ही डिफिकल्ट फिल्म टू वॉच, एंड अगर आप उस फिल्म को देख लेते हो आपको फुलफिलमेंट फील नहीं होता, आप किसी भी वे में सुभाष घई का वो आइकॉनिक नाम पेइंग गेस्ट जैसी फिल्म से रिलेट नहीं कर पाते हो, राइट। सुभाष घई के बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी तो कभी थी ही नहीं फिल्म बनाने की, एंड देन उनके अंदर वो बिजनेस एक्यूमेंट भी नहीं था कि किस कहानी को ग्रीनलिट करना है, किस डायरेक्टर को वहां पे बिठाना है कि कोई कहानी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाए, राइट। वो चीज कभी सुभाष घई के बच्चे कर ही नहीं पाए थे, एंड दैट्स द मेजर रीजन कि सुभाष घई की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी आज रेलेवेंट नहीं है, और यश चोपड़ा की जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है वो रेलेवेंट है, राइट। दैट्स द मेजर रीजन, राइट। फिल्म लाइन में बड़ी बड़ी तुर्रम खां कंपनीज आई हैं, राजीव राय नाम के प्रोड्यूसर हुआ करते थे, गुलशन राय की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी हुआ करती थी, देव आनंद, विजय आनंद, चेतन आनंद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, नवकेतन फिल्म्स, राइट।
यश चोपड़ा के बड़े भाई बीआर फिल्म्स, राइट, बीआर चोपड़ा, उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी बीआर फिल्म्स। क्या हुआ बीआर फिल्म्स का? बीआर फिल्म्स का क्या हुआ, राइट? आज की डेट में नवकेतन फिल्म्स कहाँ है, राइट? गुलशन राय की प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म्स आज की डेट में कहाँ है? सबकी कंपनी पे ताला लग चुका, सबकी कंपनी पे ताला लग चुका। उसका रीजन ही ये है कि जब तक विजय आनंद, देव आनंद और चेतन आनंद कहानियां ग्रीनलाइट कर रहे थे, फिल्म्स बना रहे थे, तब तक तो उस जनरेशन ऑफ ऑडियंस के साथ वो रिलेट कर पाए। लेकिन उनके बच्चों ने जब उन कंपनीज को टेक ओवर किया, वो लोग ऑडियंसेस के साथ रिलेट नहीं कर पाए। उनके बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी ही नहीं थी, वो बिजनेस एक्यूमेन ही नहीं था कि किस कहानी को बनाना है, किस हीरो के साथ बनाना है, राइट? और वो चीजें मैटर करती हैं, वो चीजें मैटर करती हैं। इट्स अ 100%, इट्स अ 100%। आप मुझे बताओ, आप लोग सोच के देखो इस चीज को। शाहरुख खान की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, सलमान खान की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स, अक्षय कुमार की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ग्रेजिंग गोट पिक्चर्स और हरिओम एंटरटेनमेंट, अजय देवगन की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन फिल्म्स। इन चारों फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में, इन चारों सुपरस्टार्स की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में मल्टीपल फिल्म्स बनती हैं जिसमें ये हीरो नहीं होते। कोई भी फिल्म आपको देखने का मन नहीं करता, कोई भी फिल्म आप रिविजिट नहीं करते हो। अभी कुछ टाइम पहले भूमि पेडनेकर के साथ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की एक फिल्म आई थी भक्षक, किसी ने उस फिल्म को नहीं देखा। अगर आप उस फिल्म को देख भी लेते हो, आप उस फिल्म को अभी रिविजिट नहीं करना चाहोगे। एसकेएफ सलमान खान फिल्म्स के अंडर मल्टीपल फिल्म्स वो बनी है जहां पे सलमान खान एज ए लीड हीरो नहीं है, कोई भी फिल्म को आप रिविजिट नहीं करते हो। सेम गोस फॉर अक्षय कुमार, सेम गोस फॉर अजय देवगन। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ही ये है कि फिल्म लाइन एक इंटेंजिबल लाइन है, एंड अनफॉर्चुनेटली शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन को हो, उनके अंदर वो सेंसिबिलिटीज नहीं है कि किस कहानी को बनाना है, कितने बजट में बनाना है। इस बजट में अगर इस कहानी को बनाएंगे तो वो पर्दे पे एक मैजिक के वे में ट्रांसलेट होगा, वो चीज नहीं है। लेकिन वो चीज आमिर खान के अंदर है, राइट? आमिर खान ने दिल्ली वैली जैसी फिल्म ग्रीनलिट की है। आमिर खान दिल्ली वैली में एक गाने में सिर्फ, राइट? पीपी लाइफ आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के अंतर्गत बनी है। आप अगर आप लापता लेडीज देखो, जाने दियो जाने ना देखो, आमिर खान के पास वो एक्यूमेन है, वो सेंसिबिलिटीज हैं कि किस फिल्म को ग्रीनलिट करना है, किस कहानी को कितने बजट में बनाना है कि वो बॉक्स ऑफिस पर ट्रांसलेट हो। हर बार वो नहीं होता है, ऑफ कोर्स, लेकिन कई बार आमिर खान वो कर पाए हैं, लेकिन बाकी सुपरस्टार्स वो नहीं कर पाए, राइट? फिल्म लाइन एक इंटेंजिबल लाइन है। शाहरुख खान 30 साल से हिंदी फिल्म में लीड हीरो काम कर रहे हैं। सलमान खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, 30 साल से ऊपर हो गए इनको हिंदी फिल्म में काम करते हुए। बड़े बड़े तुर्रम खां डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया, बड़े बड़े तुर्रम खां प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है। उसके बाद भी इनकी खुद की जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, वहां पे मैजिक नहीं होता है अगर ये खुद उस फिल्म में एज अ हीरो काम ना करें तो। आप इस चीज को नोटिस करो, इस चीज को नोटिस करो। और ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। सुभाष घई की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी आज रेलेवेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि सुभाष घई ने जो पैसे बनाए थे वो सुभाष घई ने इन्वेस्ट किए। उनके एक एक्टिंग स्कूल है विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, और वहां पे बहुत से लड़के एक्टिंग वगैरह का कोर्स करते हैं। शशांक खेतान जो डायरेक्टर है वहीं से निकले हुए हैं। तो उस एक्टिंग स्कूल के थ्रू ऑफ कोर्स पैसा कमाते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन सुभाष घई के बच्चों के अंदर वो एक्यूमेन नहीं है, वो सेंसिबिलिटीज नहीं है कि सुभाष घई ने जो पैसे बनाए थे 1980s में उन ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के थ्रू, उन पैसों का सही वे में यूटिलाइजेशन हो पाए और ऐसी फिल्म्स बन सके वहां पे जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो, राइट? लेकिन आदित्य चोपड़ा जो कि यश चोपड़ा के बेटे हैं, उनके अंदर वो चीज थी, वो क्रिएटिविटी भी है और वो बिजनेस एक्यूमेन भी है, राइट? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी जो उन्होंने डीडीएल पहली ही फिल्म में दिखाया आदित्य चोपड़ा ने अपनी, राइट? अगर आप रुक जाओ दिल दीवाने गाना ही देखोगे, आप किसी वे में नहीं बोल सकते यार कि ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ने शूट किया उस गाने को, राइट? पैरों में बंधन गाना अगर आप मोहब्बतें में देखोगे, आप कभी नहीं सोच सकते कि यार एक आदमी जो सेकंड फिल्म अपनी डायरेक्ट कर रहा है वो ऐसा गाना शूट कर सकता है। क्रिएटिविटी आदित्य चोपड़ा ने दिखाई अपनी इनिशियल फिल्म्स में, एंड देन उनका जो बिजनेस एक्यूमेन है कि हम तुम जैसी फिल्म, राइट, इसको 30 करोड़ के बजट में बनाओ, ये फिल्म 70 करोड़ का बजट करने की 70 करोड़ का बिजनेस करने की काबिलियत रखती है। या धूम जैसी फिल्म, राइट, अर्बन यूथ के लिए बाइक्स के साथ, कब बनी है वैसी फिल्म? वैसे फिल्म कब बनी है हिंदुस्तान में? कभी नहीं बनी। बट आदित्य चोपड़ा टुक दैट रिस्क, राइट? वायरस में स्पोर्ट्स फिल्म बनना, स्पोर्ट्स फिल्म हिंदुस्तान में उस समय कभी चली ही नहीं है, राइट? फिर भी आदित्य चोपड़ा ने चक दे इंडिया को ग्रीनलिट किया। दिल बोले हड़प्पा जैसी फिल्म को ग्रीनलिट करना, टशन जैसी फिल्म को ग्रीनलिट करना, बंटी और बबली हाइस्ट फिल्म। यश चोपड़ा कभी हाइस्ट फिल्म को ग्रीनलिट करते? इट कुड हैव नेवर हैपेंड, इट कुड हैव नेवर हैपेंड। आदित्य चोपड़ा की वो क्रिएटिविटी थी, उनका वो बिजनेस एक्यूमेन था, और ये क्रिएटिविटी और बिजनेस एक्यूमेन को कंबाइन करके वो वाईआरएफ को एक अलग लेवल पे ही लेके चले गए। बाप का नाम तो है, बाप का नाम तो है, लेकिन बाप के नाम को आदित्य चोपड़ा ने और आसमान पे पहुंचा दिया है, और आसमान में पहुंचा दिया है। अनफॉर्चुनेटली मुक्ता आर्ट्स जो सुभाष घई की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, वहां पे सुभाष घई के बच्चे उस चीज को नहीं कर पाए। उन्होंने कोशिश की है विद फिल्म्स लाइक पेइंग गेस्ट। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी विजय राज की जिसमें ओटीटी पे आई थिंक रिलीज हुई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा फिल्म का। और भी बहुत सी फिल्म वहां पे बनी, कांची जैसी फिल्म, राइट, जिसमें कार्तिक आर्यन थे, 2014 की रिलीज। हीरो जैसी फिल्म, सूरज पंचोली, अत्या शेट्टी की रिलीज, राइट? कोई भी फिल्म किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में ऑडियंसेस के साथ एक इमोशनल कॉर्ड नहीं स्ट्राइक कर पाई। ना गाने, आप फिल्म तो छोड़ दो, फिल्म एक 2.5 घंटे का एक्सपीरियंस है, ना एक गाना आया होगा जब मेघना घई या मुस्कान घई ने सुभाष घई की कंपनी को ओवरटेक किया।
उन लोगों ने गाना भी ऐसा नहीं दिया कि ये गाना है, आप देखो इस गाने से आप मुक्ता आर्ट्स को डिफाइन कर सकते हो आफ्टर 2000। वो चीज नहीं हो पाई, वो चीज नहीं हो पाई। एंड दैट्स द रीजन यार कि सुभाष घई की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी आज रेलिवेंट नहीं है। सुभाष घई ने जो करना था, जो अचीव करना था, लेजेंडरी स्टेटस हासिल करना था, कल्ट फिल्म्स बनानी थी, गाने शूट करने थे, पैसे बनाने थे, वो तो उन्होंने किए। यश चोपड़ा ने भी वो चीजें की, लेकिन यश चोपड़ा के पास वो एक बेटा है जो यश चोपड़ा के एम्पायर को इंडिया का नंबर 1 एम्पायर बना पाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुभाष घई के पास वो बच्चे नहीं है यार जो उनके एम्पायर को उस लेवल पे नंबर 1 एम्पायर रख सके, राइट? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, क्रिएटिव वर्ल्ड है, इनटैंजिबल वर्ल्ड है। एक एज के बाद आप अपनी क्रिएटिविटी लूज करोगे ही, और जाहिर सी बात है आप अपने बच्चों को ही अपना एम्पायर दोगे, तो क्या आपके बच्चे उस एम्पायर को सील कर पाते हैं? नहीं सील कर पाते हैं। उस एम्पायर को आगे लेके जा पाते हैं? नहीं लेके जा पाते हैं, राइट? एंड दैट्स द थिंग, दैट्स द वे इट इज। चलो बाय।